हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके बीएफएम का मॉड्यूल ए का जो यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया था, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसका पार्ट 4 देखने वाले हैं। मोस्टली ये पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। और हाँ, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि सभी को हेल्प मिले एग्ज़ाम क्रैक करने में। ये चैप्टर आपके सिलेबस में जो नया सिलेबस अभी IIBF ने इंट्रोड्यूस किया था स्टूडेंट्स, उसमें ऐड किया गया है, इसीलिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो अभी आपका जून 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये चैप्टर से कई क्वेश्चंस बने थे। तो आई वुड सजेस्ट, जब आप BFM का सब्जेक्ट कवर कर रहे हो तो जो नए चैप्टर्स इंक्लूड किए ना, उन्हें पहले कवर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर वो चैप्टर्स कीजिएगा जो कि पहले सिलेबस के थे। नहीं तो आप ऑर्डर से भी कर सकते हो, लेकिन जो नए चैप्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि LRS वर्सेस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, मतलब ऐसे कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं जो LRS स्कीम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ने से पहले एक बार समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते क्या है। देखिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनमें असेट्स या लायबिलिटी, जो कि पर्सन अगर इंडिया में रह रहा है तो उसके इंडिया के बाहर के, और अगर पर्सन अब्रॉड में रह रहा है तो उसके इंडिया के अंदर के, मतलब ऑपोजिट। अगर पर्सन इंडिया के अंदर रह रहा है तो आउटसाइड इंडिया असेट और लायबिलिटी, और अगर अब्रॉड रह रहा है तो इंडिया के अंदर असेट्स और लायबिलिटी। अगर ये अल्टर हो रहे हैं तो असेट्स और लायबिलिटी अल्टर करने वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो जब हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस करेंगे तो जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर भी उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती है स्टूडेंट्स, और वो गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो LRS की गाइडलाइंस दी है वो क्यों दी है, RBI ने दी है, ताकि छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए, अभी अपना जो डेवलपमेंट इतना हो रहा है कि डेली के अपने जो रेमिटेंस का जो क्वांटिटी है ना, वो बढ़ रहा है। तो हर बार RBI को डिस्टर्ब करने से अच्छा इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने ऑलरेडी गाइडलाइन बना के दी है RBI ने, आपको ये फॉलो करने हैं। तो चाहे उसमें हर एक रेमिटेंस वाले ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैपिटल के हो या करंट वाले ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, करंट अकाउंट मतलब जो असेट्स और लायबिलिटी अल्टर करने वाले ट्रांजैक्शन नहीं है, उन्हें छोड़ के बाकी सभी करंट में आते हैं। तो वो सभी के लिए LRS फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहला टाइप आता है स्टूडेंट्स, रेमिटेंस टू IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। ठीक है, पहले ये समझिए कि IFSC होता क्या है। देखिए, IFSC एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट इंडिया में क्रिएट किया गया है जिसमें आप जो सिक्योरिटीज़ है ना फॉरेन में, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब इंडिया वाले ही नहीं, इंटरनेशनली जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, उसमें आप रेमिटेंस कर सकते हो, इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, आपने सुना होगा ना IFSC गिफ्ट सिटी, सुना होगा ना आपने सभी, जब आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करो, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है। विद अ व्यू टू डीपन फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स, an opportunity is provided to resident individuals to diversify their portfolio, wherein residents are permitted to make remittances under LRS to IFSC, set up in India under special economic zone guidelines, subject to the overall limit permissible under the extent guidelines। तो अभी जो फाइनेंशियल मार्केट का जो टोटल क्या बोल सकते हैं आप, जो ब्रॉडन हो रहा है ना, क्राइटेरिया जो डीपन हो रहा है, उसकी वजह से जो भी रेसिडेंट्स हैं ना इंडिया के, उनको अलाउ किया गया है, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। कैसे? वो IFSC में इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, IFSC के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, और ये इंडिया में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर आता है। ठीक है, ओके, लेट अस मूव अहेड। द फॉलोइंग प्रोविजंस नीड टू बी एडहेयर टू बाय द रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। तो जब उन्हें IFSC में पैसे इन्वेस्ट करने की से रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को इंडिया के, तो उन्हें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पैराग्राफ स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैं पढ़ने से पहले ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब कोई भी इम्पॉर्टेंट
स्कीम के लिए आपको गाइडलाइंस दी जाती है ना कि ये गाइडलाइंस फॉलो करके आपको ये स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने हैं या आप ये काम कर सकते हो बाय आरबीआई बाय फॉर एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, कीवर्ड्स, उतने ही ध्यान रखने हैं। काफ़ी आसान है, देखते हैं क्या है। पहला है रेमिटेंस शैल बी मेड ओनली फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन IFSC सिक्योरिटीज़ other than those issued by entities or companies resident outside IFSC in India। तो जो भी रेमिटेंस आप कर सकते हो तो IFSC में जो सिक्योरिटीज़ है ना उन्हीं में कर सकते हो, ठीक है। और कौन से रेसिडेंट कर सकते हैं? जो कि इंडिया के रेसिडेंट है लेकिन वो IFSC के बाहर है, ठीक है। IFSC के एंटिटी नहीं है लेकिन वो इंडिया में रह रहे हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट इन IFSC परमिटेड फॉर मेकिंग अबाउ परमिसिबल इन्वेस्टमेंट अंडर LRS। तो जब आपको IFSC में इन्वेस्टमेंट करना है ना स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? एक नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट आपको ओपन करना है। मैं इसे हाईलाइट करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सबसे पहला काम करना है नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट IFSC के अंदर आपको ओपन करना है, ताकि आप LRS स्कीम के अंडर IFSC के सिक्योरिटीज़ में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रेमिटेंस कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है एनी फंड्स लाइंग आइडल इन द अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट इनटू अकाउंट शैल बी इमीडिएटली रिपार्टिएटेड टू डोमेस्टिक INR अकाउंट फॉर द इन्वेस्टर इन इंडिया। मतलब ऐसे फंड्स जो कि 15 दिन से ज़्यादा तक आपके अकाउंट में पड़े हैं, मतलब आपका जो ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है ना, FC अकाउंट, जो आपने IFSC के अंदर ओपन किया है, ठीक है, और उसमें आपने पैसा डाला है और वो पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, कहीं रेमिट नहीं किया है, और वो ऐसे ही आइडियल मतलब खाली पड़ा हुआ है, बस उसका कुछ यूज नहीं है, तो 15 दिन के बाद वो मनी आपके अकाउंट में वापस भेजा जाएगा। कौन से अकाउंट में? जिस डोमेस्टिक अकाउंट से आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में ये पैसा डाला है ना स्टूडेंट्स, वो अकाउंट में ये पैसा वापस दिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में क्लियर हो। देखिए, आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन किया, ठीक है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग वाला फॉरेन करेंसी अकाउंट IFSC में, ताकि आप रेमिटेंस कर सकते हो। और ये पैसा आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में कहाँ से ट्रांसफ़र करोगे? आपका डोमेस्टिक INR अकाउंट जो है उसी से करोगे ना। INR अकाउंट, इंडिया का जो भी नॉर्मल आपका सेविंग अकाउंट रहेगा, जो भी इंडिया वाला अकाउंट रहेगा, तो वहाँ से आप पैसा FCA में डालोगे, फॉरेन करेंसी अकाउंट में, ताकि यहाँ से ये FCA क्या है? IFSC के अंडर, यहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करोगे, आप रेमिट करोगे पैसे। और अगर 15 दिन के अंदर आपने ये पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, 15 डेज़ में, 15 डेज़ तक ये पैसा ऐसा ही खाली पड़ा रहा अकाउंट में, तो वो वापस जिस अकाउंट से, जिस INR अकाउंट से, जिस डोमेस्टिक अकाउंट से आपने पैसा फॉरेन करेंसी अकाउंट में डाला था इन्वेस्टमेंट के लिए, वो वापस वो अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आप में से कुछ लोग अगर ट्रेडिंग करें, जैसे कि शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है ना, ठीक है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है, तो वो प्लेटफॉर्म्स में भी आपने सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट देखा होगा कि जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप पहले वो अकाउंट में पैसे डालते हो, और अगर वहाँ से आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किया आगे कहीं कोई स्टॉक में, कोई शेयर मार्केट में, तो कुछ टाइम के बाद वो प्लेटफॉर्म आपको वो पैसे वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने फंड्स आइडल नहीं आप रख सकते वो अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि वो अनयूज्ड वाले हो जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस आर परमिसिबल टू बी सेटल विद अदर रेसिडेंट्स थ्रू दीज FCA हेल्ड इन IFSC। तो ये जो FCA मतलब फॉरेन करेंसी अकाउंट आपने ओपन किए हैं नॉन इंटरेस्ट बियरिंग वाले IFSC में, इससे आप सिर्फ और सिर्फ IFSC में ही पैसे डाल सकते हो। इससे आप अपने अलग अदर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए ये फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं यूज़ कर सकते। मतलब आपको अगर आपके किसी दोस्त को पैसे भेजने हैं, या आपको आपके ही बैंक ट्रांजैक्शन से कुछ डेली के आपके नॉर्मल रूटीन ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो वो आप डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स में अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, रेमिट करने हैं, तो ही आप फॉरेन करेंसी अकाउंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, authorized dealer banks allowing such remittances on behalf of resident individuals shall comply with all other terms and conditions including reporting requirements under the scheme। तो ये जो पैसे आप डालोगे ये authorized dealer banks के थ्रू ही डालोगे ना, तो उनको ये रिक्वायरमेंट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आप फॉलो कर रहे हो या नहीं, ये चेक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपसे लेके ही बाद में उनको अलाउ किया जाएगा कि वो ट्रांजैक्शंस करने के लिए
आपको अलाउ करे। ये ऑथराइज डीलर बैंक क्या है स्टूडेंट, देखिए आप फॉरेन करेंसी अकाउंट जो ओपन करोगे वो कहाँ ओपन करोगे, ऑब्वियसली बैंक में ही तो जाके ओपन करेंगे। कौन से बैंक में जाके ओपन करोगे, ऐसी बैंक ऑथोराइज डीलर बैंक। हमने पहले लेक्चर में देखा था ना, पहले चैप्टर में, ऑथोराइज डीलर्स कौन से रहती है, ऑथोराइज डीलर बैंक जिनको आरबीआई परमिशन देती है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट वाले थिंग्स है ना, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा तो आप डायरेक्टली तो नहीं डाल सकते, आप किसी बैंक के थ्रू ही डालोगे। आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करोगे जैसे कि, तो वैसे ही गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कुछ बैंक्स को परमिशन दी है कि वो ऑथोराइज डीलर्स के तौर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में वगैरह जो भी रेमिटेंस है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स में, अलग अलग थिंग्स में, तो उसके लिए जो बैंक्स को आरबीआई ने परमिशन दिया है, ऐसे ऑथोराइज डीलर्स बैंक्स के अंदर जब आप एफसीए क्रिएट करोगे ना, तो वो बैंक्स की जिम्मेदारी होती है कि आप सब टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो कर रहे हो या नहीं, और जो भी स्कीम के अंडर गाइडलाइंस है वो आप फॉलो करके ही पैसे भेज रहे हो या नहीं, तो वो फॉलो करके ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या नहीं। अगर आप वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑथोराइज डीलर्स बैंक्स की, ठीक है। आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बहुत ही आसान है। सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखना ज़रूरी है। कीवर्ड्स क्या है, देखो कि जो इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, इंडिया में रहने वाला लेकिन आईएफएससी का एंटिटी नहीं है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आईएफएससी में आप सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट कर सकते हो आईएफएससी के, ठीक है। देन बाद में आपको नॉन इंटरेस्ट बेरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उससे ही आपको ट्रांजैक्शन करना है आईएफएससी के अंदर। फिर नेक्स्ट है 15 दिन से ज़्यादा अगर आपके फंड आइडल पड़े 15 दिन तक, तो उसके बाद में वो फंड्स आपको वापस भेजे जाएंगे जिस डोमेस्टिक अकाउंट से अपने वो पैसे डाले हैं। और फिर डोमेस्टिक अकाउंट ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं है, फॉरेन करेंसी अकाउंट जो कि आपने आईएफएससी के लिए ओपन किया है, ठीक है, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ आईएफएससी का ही ट्रांजैक्शन करना है। और ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है कि आप गाइडलाइंस फॉलो करके काम कर रहे हो या नहीं, सब टर्म्स एंड कंडीशंस देख के, ऑथोराइज डीलर्स की, ठीक है। यही इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर क्वेश्चन आता है तो इसी में से आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नेचर के अंदर कौन से ऐसे रेमिटेंस वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आप कर सकते हो। रेमिटेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट नेचर कैन बी मेड अंडर एलआरएस, ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड, ठीक है। तो अगर आपको रेमिटेंस करना है तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड में किसी बैंक में ओपन करना है, तभी तो आप पैसे भेज सकते हो ना, तो आप कैसे पैसे भेजोगे। तो पहला कौन सा इन्वेस्टमेंट है, परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं ना, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि एलआरएस के अंडर आते हैं, उसके लिए करने वाले रेमिटेंस। तो मैंने पहले ही बोला था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आपके असेट्स और लायबिलिटी अल्टर होंगे, तो यहाँ पे आपको सब ऐसे ही मिलेंगे ट्रांजैक्शंस जिसमें आपकी असेट्स और लायबिलिटी अल्टर हो रही है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड। तो जैसे कि आपने घर खरीदा, आपने शॉप खरीदा, आपने लैंड खरीदा अगर फॉरेन कंट्री में, तो वो एक तरीके का इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने फॉरेन कंट्री में खरीदा, तो वो आएगा किसके अंडर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वाला रेमिटेंस जो कि एलआरएस के अंडर आता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए आपको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के सभी गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड इन फॉर्म ऑफ एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स बोथ इन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज, एक्विजिशन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, acquisition of qualification shares of overseas companies for holding post of director, and acquisition of shares of foreign company towards professional services rendered in the lieu of directors remuneration। देखते हैं एक एक, और आगे भी दो है। देखिए तो और अलग अलग टाइप्स में की गई इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप कोई भी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हो जो कि अब्रॉड में है, तो वो भी ट्रांजैक्शन आएगा। उसमें आपके क्या बन रहे हैं, अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो तो आपके क्या बन रहे हैं स्टूडेंट्स, असेट्स बन रहे हैं ना। कहाँ पे बन रहे हैं, अगर फॉरेन कंट्री के कोई कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अगर आप उसके शेयर्स खरीद रहे हो तो वो आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा क्योंकि आपका फॉरेन में असेट क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, अगर आप कोई भी फॉरेन कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसे डालने के लिए जो आप रेमिटेंस कर रहे हो वो भी आएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर एलआरएस। तीसरा है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ ओवरसीज कंपनी फॉर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। देखिए कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जो भी बड़े दिग्गज लोग होते हैं उनको फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है।
तो कोई फॉरेन ओवरसीज़ कंपनी ने इंडिया के या अपने कंट्री के किसी भी पर्सन को ओवरसीज़ कंपनी का डायरेक्टर के पोस्ट पे अगर अपॉइंट किया, तो उनका बेसिक क्राइटेरिया होता है कि उनको कुछ शेयर्स वो कंपनी के ख़रीदने होते हैं, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स, तभी वो जो डायरेक्टर के पोस्ट पे वो बैठ सकते हैं, ठीक है। और कई तरीके के अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन बेसिकली उनको कुछ शेयर्स वो कंपनी के ख़रीदने पड़ेंगे। तो ऐसी ओवरसीज़ कंपनी जिसके पोस्ट डायरेक्टर पोस्ट के लिए आपको अपॉइंट किया गया है और उसके अपने शेयर्स खरीदे हैं, तो वो शेयर्स खरीदने के लिए जो पैसा आप रेमिट करोगे तो वो भी आएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी टूवर्ड्स प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड इन द ल्यू ऑफ डायरेक्टर्स एन्यूमरेशन। देखिए, तो आपने शेयर्स खरीदे फॉरेन कंपनी के फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। तो वो डायरेक्टर का जो रेन्यूमरेशन के लिए आपको जो पैसा दिया जाएगा ना, या आपको पैसा पे करना है, तो वो भी आएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंडर। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज़ एंड प्रॉमिसरी नोट्स। तो अगर आप ये किसी चीज़ों में अब्रॉड के इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे, जैसे कि उनके म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे डाल रहे हो, वेंचर कैपिटल फंड्स में डाल रहे हो, अनरेटेड डेट सिक्योरिटी, प्रॉमिसरी नोट्स आप खरीद रहे हो, तो ये सभी में भी पैसे डालने के लिए ये बेसिकली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके असेट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपके अब्रॉड में असेट्स क्रिएट करेंगे। तो इसलिए अगर आप जो रेमिटेंस कर रहे हो इनमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो भी आएंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अंडर एलआरएस। एलआरएस के अंडर वो एलआरएस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के गाइडलाइंस के अंडर वो ट्रांजैक्शन इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है सेटिंग अप ऑफ जॉइंट वेंचर्स और होली ओन्ड सब्सिडियरी आउटसाइड इंडिया वेयर जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडियरी इज एंगेज इन बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी। तो आप इंडिया में रह रहे हो और आप फॉरेन कंट्री में कोई बिजनेस या जॉइंट वेंचर क्रिएट कर रहे हो, तो वो अगर ऑब्वियसली क्रिएट करने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, ठीक है, पड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपने कुछ बिजनेस इंडिया में खोला, ठीक है, और उसका एक यूनिट आपने फॉरेन कंट्री में भी ओपन किया, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो जॉइंट वेंचर हो, आपने कोई कंपनी के साथ मिलके वो बिज़नेस ओपन किया हो, या होली ओन सब्सिडरी हो, मतलब आप फुल्ली सिंगल ओनर हो, आप फुल्ली जो भी इंडिया में रह रहे हो वही पर्सन आप ओनर हो, और आपका ही एक यूनिट, एक आपका सब्सिडरी बाहर के कंट्री में आप एस्टैब्लिश कर रहे हो। वो बोनाफाइड बिजनेस के लिए जो भी आप पैसे डालोगे तो वो भी आएगा स्टूडेंट्स आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के नेचर के, जो कि रेमिटेंस, सॉरी नॉट इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस कर रहे हो, ठीक है, तो वो रेमिटेंस कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के नेचर में आएंगे। पहला है एक्विजिशन और होल्डिंग ऑफ शेयर्स। अगर आप फॉरेन कंपनी के, चाहे वो लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी हो, शेयर्स होल्ड करते हो, अगर आप उनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डालते हो, अगर आप डायरेक्टर का पोस्ट होल्ड कर रहे हो किसी ओवरसीज़ कंपनी में और उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने हो, या अगर आप फॉरेन कंपनी के कोई प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हो एज यू आर वर्किंग देयर एज अ डायरेक्टर, देन आप उनके कोई फॉरेन कंपनी के म्यूचुअल फंड में, वेंचर कैपिटल, अनरेटेड डेट सिक्योरिटी, प्रॉमिसरी नोट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए रेमिटेंस कर रहे हो, या कोई जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडी, आपका बिजनेस आप फॉरेन कंट्री में ओपन कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए जो भी पैसा डालना पड़ेगा वो रेमिटेंस। ये सभी चीज़ें आती है स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो इन सभी को एलआरएस के सभी गाइडलाइंस फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा कौन सा और ऐसे ट्रांजैक्शंस आते हैं जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंडर आते हैं। स्टूडेंट बस इतना ही ध्यान रखो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंडर असेट्स और लायबिलिटी अल्टर होंगे, इंडिया वाले के आउटसाइड में और आउटसाइड वाले के इंडिया में। बस इतना ही ध्यान रखा तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग लोन्स इन INR टू NRIs हु आर क्लोज रिलेटिव्स। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लोन देने हैं INR में, मतलब रूपी के करेंसी में आप लोन दे रहे हो NRIs को, जो कि आपके क्लोज रिलेटिव्स है, जो कि फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। तो ये आप जो लोन दे रहे हो, तो लोन आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स, उनके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। जो NRI है वो अगर आपसे INR में पैसे ले रहे हैं तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, और आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट। तो ऐसे लोन्स जो कि आप क्लोज रिलेटिव को दे रहे हो INR में, वो भी आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंडर। लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने प्रोहिबिशन भी बोला है कि कौन से केस में आप अलाउ नहीं कर, कौन से केसेस में आपको लोन देना अलाउड नहीं है। और रेसिडेंट इंडिविजुअल इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी विच इज़ एंगेज इन द फॉलोइंग। लेकिन ऐसे रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगर आप बोल रहे हो मैं क्लोज रिलेटिव को लोन दे रहा हूँ और वो लोन
इन फॉलोइंग 3 पर्पज़ के में से एक के लिए है तो वो अलाउड नहीं है। पहला पर्पज़ है रियल इस्टेट बिजनेस। अगर फॉरेन में आपका क्लोज रिलेटिव जो भी एनआरआई है वो कोई रियल इस्टेट बिजनेस के लिए आपसे लोन ले रहा है तो आप वो नहीं दे सकते। दूसरा है बैंकिंग बिजनेस। अगर फॉरेन में आपका क्लोज रिलेटिव है एनआरआई, अगर वो बैंकिंग बिजनेस के लिए करने के लिए आपसे लोन ले रहा है तो वो आप नहीं दे सकते। और तीसरा है इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़। तो कोई भी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़ का बिजनेस आपके क्लोज रिलेटिव ने फॉरेन में खोला है और उसके लिए अगर वो आपसे फंडिंग ले रहा है आईएनआर में तो भी आप वो नहीं दे सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा स्टूडेंट्स कि ऐसे कौन से केसेस है जिसमें आप आईएनआर में अपने क्लोज रिलेटिव को लोन तो दे सकते हो एनआरआई को, लेकिन ये 3 चीज़ के लिए नहीं दे सकते। कौन से 3 चीज़? रियल एस्टेट बिजनेस के लिए नहीं दे सकते, बैंकिंग बिजनेस के लिए नहीं दे सकते और फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस के लिए नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको ऑड वन आउट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि आईएनआर में अगर आप एनआरआई वाले क्लोज रिलेटिव को लोन दे रहे हो ना तो वो तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा, लेकिन उसमें कौन सा ऐसा टाइप है जो इनमें नहीं आएगा। तो इनमें से अगर कोई भी एक रहेगा तो आप ऑड वन आउट के फॉर्म में टिक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग आर ऑल्सो टू बी कंप्लाइड विथ रेफरेंस टू एलआरएस फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। और आगे अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको गाइडलाइंस दी है जो कि आपको आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हो जो कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के गाइडलाइंस में आती है, तो आपको ये फॉलोइंग गाइडलाइंस कंप्लाई करनी है। आपको ये फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉलो करनी है। इन्हें फॉलो किए बगैर आप ये ट्रांजैक्शंस वाले रेमिटेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। पहला है रेसिडेंट इंडिविजुअल टू डेजिग्नेट अ ब्रांच ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर बैंक through which all remittances relating to capital account transactions are to be affected। तो जब भी आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आप रेमिटेंस कर रहे हो, तो दे शुड हैपन कंपलसरी थ्रू ऑथोराइज्ड डीलर्स बैंक्स। ऑथोराइज्ड डीलर बैंक मतलब ऐसी बैंक जिसको आरबीआई ने एक डेजिग्नेट किया है कि हाँ आपको हम एक अथॉरिटी देते हैं, आपको एक हम लाइसेंस के फॉर्म में देते हैं कि आप ये बिजनेस कंडक्ट कर सकते हो, तो वो बैंक में आप पैसा डाल के आप रेमिटेंस करोगे, वो बैंक के थ्रू ही होना चाहिए। तो कंपलसरी पहला कंडीशन होता है ऑथोराइज्ड डीलर बैंक के थ्रू ही आपका जो बिजनेस है वो होना चाहिए, रेमिटेंस होना चाहिए। दूसरा है individual should have maintained account with the branch for minimum period of 1 year prior to the date of remittance and dealings should be satisfactory। तो जो फॉरेन बैंक्स के साथ अगर आपको रेमिटेंस करना है तो कम से कम 1 साल के लिए वो बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। कम से कम 1 साल के लिए वो ऑथोराइज्ड डीलर बैंक के पास आपका अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए और सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजैक्शन, सेटिस्फैक्ट्री रेमिटेंस होने चाहिए, तभी आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में 1 साल तक आप सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करो। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें असेट्स और लायबिलिटी अल्टर नहीं हो रहा है, लेकिन अदर कुछ छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस के लिए आप रेमिटेंस कर रहे हो। जैसे कि अगर आपका बेटा या बेटी बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब्रॉड में, तो वो आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए, या कोई क्लोज रिलेटिव के कुछ हेल्थ इशूज़ है तो उसके लिए आप पैसे भेज रहे हो, या ऐसे कुछ स्मॉल थिंग्स के लिए, या कुछ आप आज हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं। तो वैसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए अगर आप 1 साल तक अकाउंट मेंटेन करते हो, सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग्स है, तो उसके बाद में ही आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस करने के लिए अलाउ किया जाएगा थ्रू दैट ऑथोराइज्ड डीलर बैंक। तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल्स अप टू लिमिट ऑफ $250,000 इन फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को कितना लिमिट तक ट्रांजैक्शन कर सकता है स्टूडेंट? $250,000 ओनली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अभी जो CIB का एग्जाम हुआ था इसमें यहाँ से क्वेश्चन बना था। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन बने थे। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन था आपको कि वो लिमिट क्या है, और ऐसे भी क्वेश्चन थे कि एक आपको केस दिया जाएगा तो उसमें उसका ट्रांजैक्शन का लिमिट कितना है। मल्टीपल ऑप्शंस वाले जो रहते हैं ना, जैसे कि ABC, BCD, ऐसे टाइप में भी आपको ये क्वेश्चन दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या लिमिट है एक रेसिडेंट इंडिविजुअल का एक फाइनेंशियल ईयर में पैसे रेमिट करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, 2,50,000, और यहाँ पे तो आपको किस में दिया है? प्रॉपर्टी में। तो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर आपने सपोज फॉरेन में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो प्रॉपर्टी के पैसे अगर आप सपोज EMI भर रहे हो तो वो EMI हर 1 साल में $250,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो $250,000 के ऊपर जाता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी के लिए भी अगर आप रेमिटेंस कर रहे हो तो $250,000 के ऊपर रेमिटेंस जाना नहीं चाहिए। तीसरा है नो क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू बी एक्सटेंडेड टू द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। वही अभी मैंने जो आपको समझाया कि $250,000 के ऊपर आपको क्रेडिट फैसिलिटी अलाउ नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है रेमिटेंस कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स कंप्लाइंग विद टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑल फैमिली मेंबर्स आर को-ओनर्स, को-पार्टनर्स ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टी एंड जॉइंट ओनरशिप। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। देखिए क्या है,
अगर आप एक पर्सन हो, ठीक है, और आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ईएमआई के लिए आप पैसे डाल रहे हो, तो आप एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 ऊपर के डॉलर पैसे नहीं डाल सकते। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप वाली है, अगर वो प्रॉपर्टी 2 लोग के नाम पे है, तो एक का लिमिट $2,50,000 और दूसरे का लिमिट $2,50,000। मतलब क्या है, आप एक साल में दोनों का $2.5 लाख मतलब $5 लाख आप रेमिट कर सकते हो। तो इंडिविजुअल के लिए लिमिट है $2,50,000। अगर आप जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी ओवरसीज में लेते हो, तो जो को ओनर्स है वो हर एक की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी बनेगी। अगर 4 ओनर्स को जॉइंट में प्रॉपर्टी ले रहे हो तो हर एक का $2,50,000, तो सबका मिलकर कितना हो जाएगा, $10 लाख तक आप वो प्रॉपर्टी का पेमेंट एक साल में कर सकते हो, अगर आप फॉरेन में प्रॉपर्टी लेते हो तो। ठीक है, आई होप आपको समझा। तो ये जो लिमिट है ना $2,50,000, ये इंडिविजुअल की है। अगर आप जॉइंट में प्रॉपर्टी लेते हो तो जॉइंट के लिए लिमिट बढ़ जाएगा, तो वो केस में आप ईएमआई ज़्यादा भर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझा स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, रेमिटेंसेस अंडर LRS फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रेमिटेंसेस अंडर LRS फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी सेकंड आता है स्टूडेंट्स, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसके अंडर आप जो भी रेमिटेंसेस कर रहे हो वो कौन से LRS के अंडर आएंगे। अ रेसिडेंट इंडिविजुअल आइदर सिंगली और इन एसोसिएशन विद अनदर रेसिडेंट इंडिविजुअल और इंडियन पार्टी मे मेक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स and compulsorily convertible preference shares of joint ventures or wholly owned subsidiary outside India under regulations 20A of FEMA Act। देखिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं। एक ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअली हो या वो दूसरे लोगों के साथ, अदर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के साथ मिलके एज अ पार्टनरशिप फॉर्म में वो पैसे अगर फॉरेन में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा हो किसी भी इक्विटी शेयर्स में या कोई भी कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में। ठीक है, ये हमने जो फर्स्ट यूनिट था ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर आपका BFM का फॉरेन एक्सचेंज, उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट्स देखे हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आप, आई वुड सजेस्ट, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखता तो पहले वो लेक्चर्स जाके वो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि ये क्या है। ठीक है, तो अगर आप फॉरेन में चाहे सिंगल इंडिविजुअली हो या चाहे पार्टनरशिप विद ऑल अदर पीपल, ठीक है, इन एसोसिएशन विद अदर, अगर आप इक्विटी शेयर्स या कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में ओवरसीज़ वाले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, या ऐसी जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडियरी जो कि इंडिया के बाहर है, तो उनके इक्विटी शेयर में पैसे डाले या प्रेफरेंस शेयर में, तो वो आ जाएगा ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर LRS क्या रेमिटेंस। तो उसको LRS के गाइडलाइंस फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया मीन्स, ठीक है, तो इंडिया के बाहर वाले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। इन्वेस्टमेंट्स बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल। देखिए, जब आप बेसिकली इक्विटी शेयर्स में पैसे डाल रहे हो ना कैपिटल में, तो आप वो कंपनी के कैपिटल में एक तरीके का आपका कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। मतलब अगर मार्केट में वो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी, तो बेसिकली आपके भी पैसे, आपके जो शेयर्स है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर उसकी वैल्यू कम होगी, वैल्यू मार्केट में, तो आपकी भी वैल्यू वो कम होगी, आपके जो पैसे उसके कैपिटल में डाले हैं। तो एक तरीके का आप वो कंपनी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ सम कंपनी। फिर नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ फॉरेन एंटिटी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब वो कंपनी के जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस है ना, उसके लिए आप कुछ सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। उसके सब्सक्रिप्शन से हिसाब से अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कंपनी में, किसी फॉरेन एंटिटी में, उनके MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शंस के अंडर, तो वो भी आ जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है परचेस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ फॉरेन एंटिटी either by market purchase or by private placement or through stock exchange but does not include portfolio investment। तो अगर आप कोई भी फॉरेन एंटिटी के एग्जिस्टिंग शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आप मार्केट से उसके पैसे उठाओ, मार्केट में आप पैसे इन्वेस्ट करो, या प्राइवेटली आप वो कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्केट में पैसे डालो या प्राइवेट उसके कंपनी के कैपिटल में पैसे डालो, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ कंपनी ऑफ फॉरेन, ठीक है, तो वो आता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में। लेकिन
वहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पैसे डाल रहे हो, मार्केट परचेस हो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट हो एग्जिस्टिंग शेयर्स में, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो भी आता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस वाले ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। किस में आता है स्टूडेंट्स? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल is prohibited from making direct investments in joint ventures or wholly owned subsidiary which is engaged in। तो अभी देखो, हमने पहले भी देखे थे जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वाला पार्ट था ना, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे भी हमने देखे थे कि कौन सी चीज़ में प्रोहिबिट कर रहा है, ठीक है। देखो, लोन तो दे सकते हो लेकिन प्रोहिबिट कर रहा है। सिमिलरली जब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का केस भी आता है ना, तो इसमें भी कुछ कुछ प्रोहिबिशन है रेसिडेंट इंडिविजुअल को इन्वेस्टमेंट करते वक्त। तो वो कौन से प्रोहिबिशन है? पहला है रियल इस्टेट बिजनेस। तो अगर आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन वो रियल इस्टेट बिजनेस के रिगार्डिंग है, तो वो आप नहीं कर सकते। सेकेंड है बैंकिंग बिजनेस। अगर आप बैंकिंग बिजनेस में पैसे डाल रहे हो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में, तो वो भी आप नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है अंडर LRS। और तीसरा है बैंकिंग बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो बैंकिंग बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अगर आप कर रहे हो तो वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सेम ही है, देखो आप, अगर आपने ऑब्जर्व किया, कैपिटल अकाउंट के केस में भी सेम है, रियल इस्टेट बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस और बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में भी सेम है, रियल इस्टेट बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। Investments can be either in listed companies or unlisted companies or combination of both, subject to maximum overall limits of for all purpose put together at $250,000 फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो भी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टूडेंट्स, उसका भी लिमिट आपको दिया है $250,000। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, ये सेम रहेगा मोस्ट ऑफ केसेस में, चाहे आप लिस्टेड कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो या अनलिस्टेड कंपनी में या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ में आप पैसे इन्वेस्ट करो, $250,000 तो लगेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नो क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू बी एक्सटेंडेड टू फैसिलिटेट फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो ये $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर के ऊपर जो लिमिट है, क्रेडिट लिमिट, वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट अब्रॉड परमिटेड फॉर फैसिलिटेटिंग एंड पुटिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो आपको ये सब काम करने के लिए, रेमिटेंस करने के लिए फॉरेन में बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अब्रॉड में, ठीक है, फॉरेन करेंसी अकाउंट। फिर नेक्स्ट है, रेमिटेंसेस कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स आर को ओनर्स को पार्टनर्स ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ये हमने अब भी देखा था ऊपर कि अगर कोई एक पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई भी प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो वो केस में वो कितना डाल सकता है पैसा, $250,000 पर ईयर। लेकिन अगर वहाँ पे जॉइंट ओनरशिप है तो हर एक का अपना अपना लिमिट अलग हो जाएगा, और फिर जो $250,000 पर पर्सन का फिर वो ऐड होता जाएगा, जितने भी ओनर्स है उतना टोटल लिमिट बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडियरी, वैल्यूएशन शैल बी एज फॉलो। तो आपको वैल्यूएशन दिया है कैसे रहेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर में करते हो। वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर मोर देन $5 million और इक्विवेलेंट इन अदर करेंसीज, वैल्यूएशन बाय कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी और एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और मर्चेंट बैंकर आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड विद अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी होस्ट कंट्री। इसका मतलब है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कोई भी जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी में और इन्वेस्टमेंट $5 million से अगर ऊपर है, तो वो केस में जो इन्वेस्टमेंट का आपकी वैल्यूएशन होगा वो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर जो कि सेबी में रजिस्टर्ड है, या इन्वेस्टमेंट या मर्चेंट बैंकर जो कि इंडिया के आउटसाइड है, जो कि आउटसाइड के अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है, उसके थ्रू वैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो अगर $5 million के ऊपर इन्वेस्टमेंट आपका होता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर जो कि फॉरेन कंट्री का कंपनी का हो। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन $5 million और इक्विवेलेंट इन द अदर करेंसीज, और सर्टिफिकेट बाय
CA और CPA कैन बी गिवन। सो जो वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट है, अगर $5 मिलियन से कम है आपका इन्वेस्टमेंट, तो CA या CPA का सर्टिफिकेट भी आपको चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, repatriate all dues, namely dividends, royalties, technical fees within 60 days of such amounts falling due। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, रेमिटेंस कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके जितने भी ड्यूज़ है चाहे उसकी कुछ टेक्निकल फ़ीस है, कुछ डिविडेंड्स पे करने हैं, ठीक है, कुछ रॉयल्टीज़ है, तो वो ऐसे ट्रांजैक्शन करने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करने हैं ड्यूज़। डिसइन्वेस्टमेंट शैल बी अलाउड ओनली आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर आप वो पैसे को डिसइन्वेस्ट करना चाहते हो, वो जो प्रॉपर्टी में या किसी भी डायरेक्टली आपने इन्वेस्ट किया है, तो 1 ईयर के बाद ही, मतलब जिस दिन आपने पहला इन्वेस्टमेंट किया था उसके 1 साल बाद में ही आप वो डिसइन्वेस्ट कर सकते हो, उसके पहले डिसइन्वेस्ट नहीं कर सकते। नो राइट ऑफ अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो राइट ऑफ अलाउ नहीं किया जाएगा। और रेसिडेंट इंडिविजुअल इज़ प्रोहिबिटेड इन मेकिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन FATF नॉन कंप्लायंट कंट्रीज़। तो जो भी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से अंदर जो नॉन कंप्लायंट कंट्रीज़ है, जिनमें अलाउ नहीं किया गया है FATF के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ऐसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेसिडेंट इंडिविजुअल को प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द जॉइंट वेंचर होली ओन्ड सब्सिडियरी शुड बी एंगेज्ड इन द बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी। मतलब जो बिजनेस वो कर रहे हैं, जिनमें आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बोनाफाइड बिजनेस होना चाहिए, वो ऑथोराइज लीगल बिजनेस होना चाहिए, वहाँ के गवर्नमेंट का अप्रूव काम होना चाहिए। द जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडियरी शुड बी एन ऑपरेटिंग एंटिटी ओनली एंड नो स्टेप डाउन सब्सिडियरीज अलाउड टू बी एक्वायर्ड बाय जॉइंट वेंचर्स और WOS। मतलब जो भी ऑपरेटिंग एंटिटी है उसमें ही आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने आज पैसे इन्वेस्ट किया और बाद में उसको किसी ने, कोई भी सब्सिडियरी ने उसको टेक ओवर किया, तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा वो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, परमिसिबल सीलिंग शैल बी विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ अंडर LRS एंड इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ बैलेंसेस इन EFC/RFC अकाउंट्स शैल बी रिस्ट्रिक्टेड इन द LRS लिमिट। तो जो भी आप रेमिटेंसेस कर रहे हो ना, वो LRS के लिमिट के अंदर ही होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है, रेसिडेंट इंडिविजुअल शुड नॉट बी ऑन द RBI कॉशन लिस्ट और लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स इन द बैंकिंग सिस्टम और अंडर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ और एनफोर्समेंट एजेंसी और रेगुलेटरी बॉडी कंसर्न। तो मतलब जो पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, जो पर्सन रेमिटेंस कर रहा है, वो RBI के कॉशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर्स में हो बैंकिंग सिस्टम में, या उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट एजेंसी हो या किसी रेगुलेटरी बॉडी का, तो ऐसे पर्सन को जो भी रेमिटेंस है वो अलाउ नहीं किया जाएगा रेमिटेंस करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं कि ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। पहला है फॉर्म A2 वाइज वर्सा फेमा डिक्लेरेशन ऑनलाइन सबमिशन ऑफ A2 फॉर्म। तो आपको A2 फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो या फेमा डिक्लेरेशन भी दे सकते हो। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंडिविजुअल्स फॉर अमाउंट्स ऑफ to $25,000 सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑथोराइज डीलर बैंक। तो जो ऑथोराइज डीलर बैंक्स हैं वो आपसे कुछ सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन करके लेंगी अगर आपका अमाउंट है वो $25,000 तक का है। तो डिक्लेरेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, आप जो भी पैसे रेमिट कर रहे हो तो आपको सोर्स ऑफ फंड्स को डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि आपने ये पैसा कहाँ से लाया। नेक्स्ट है पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड आपको ज़रूरी है, पैन देना। फिर नेक्स्ट है फॉर्म ODI इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडियरी अब्रॉड। तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्म भरना रहता है, वो भी आपको भर के देना है। पार्ट 1 ऑफ द फॉर्म ODI टू बी सबमिटेड विद इन 30 days मेकिंग द फर्स्ट रेमिटेंस। तो आपको जो फर्स्ट रेमिटेंस करना है ना, उसमें जो पार्ट 1 है ना फॉर्म ODI का, जो E वाला है, आपको 30 दिन के अंदर अंदर ही वो पार्ट 1 सबमिट करना होता है। Designated authorized dealer bank to report to RBI form ODI part 1 and part 2 within 30 days from the date of making remittance by the resident individual। तो
जो भी आपने ऑथोराइज डीलर के बैंक थ्रू आप रेमिटेंस कर रहे हो, तो उसको वो जो आप ODI का पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉर्म का सबमिट करोगे ना, वो 30 दिन के अंदर अंदर RBI को देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको वो फॉर्म सबमिट करना है। Resident individual should submit share certificate or any other documents as evidence within 6 months from the date of making remittance। तो आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ता है रेमिटेंस करने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर। पोस्ट इन्वेस्टमेंट चेंजेस और अल्टरेशंस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न टू बी रिपोर्टेड टू द डेजिग्नेटेड ऑथोराइज डीलर विद इन 30 डेज फ्रॉम सच चेंजेस। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में कुछ और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें बाद में कुछ आपने चेंजेस किए, जैसे कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में पैसे डाले या किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे डाले और बाद में आपके जो चेंजेस किए कुछ भी आपके होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो आपको ऑथोराइज डीलर बैंक को चेंज करने के 30 दिन के अंदर अंदर ही वो बताना है। सबमिट एवरी ईयर बिफोर 31 दिसंबर द एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट APR FLA नॉट रिक्वायर्ड। तो हर साल एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है ना, आपको 31 दिसंबर के पहले ही सबमिट करना ज़रूरी है। दिस इन्वेस्टमेंट्स अलाउड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस, ठीक है। तो अगर आपको पैसे डिसइन्वेस्ट करने हैं, आपने पैसे डाले और बाद में आपको वो पैसे वापस निकालने हैं, तो 1 साल के बाद में ही आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डिसइन्वेस्टमेंट आप कब कर सकते हो, 1 साल के बाद में ही कर सकते हो रेमिटेंस के। फिर नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट्स shall be repatriated to India immediately and in case not later than 60 days from the date of disinvestment, same is to be reported to the designated authorized dealer bank within 30 days from the date of receipt of disinvestment proceeds। मतलब क्या है कि एक बार अपने पैसे आपके डिसइन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो वो 60 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आने चाहिए, आपको मिलने चाहिए। और जैसे ही आपको वो पैसे मिले, आपको उसके बाद में 30 दिन के अंदर अंदर ही ऑथोराइज डीलर बैंक को रिपोर्ट करना है। 30 दिन के अंदर ही आपको रिपोर्ट करना है, जैसे कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, मतलब जैसे ही आपको फंड्स मिले, आपको 30 दिन के अंदर अंदर ऑथोराइज डीलर बैंक को बताना है कि हमें ये फंड्स वापस मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोन्स बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल्स टू NRI क्लोज रिलेटिव्स। तो जब NRI क्लोज रिलेटिव्स को लोन देते हैं ना, तो कौन से क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है। ये पॉइंट हमने ऊपर देखा था स्टूडेंट्स की अगर किसी को INR में NRI को लोन्स देने हैं, ठीक है, तो वो किस चीज़ में दे सकता है। द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड। लोन इज़ फ्री ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आपको कोई भी इंटरेस्ट के बिना लोन देना है क्योंकि आप क्लोज रिलेटिव को लोन दे रहे हो। मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ लोन इज़ 1 ईयर, तो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए, 1 ईयर। फिर नेक्स्ट है फॉर बोरोअर्स पर्सनल रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस और पर्पस, ठीक है। तो जो आप लोन दोगे तो वो बोरोअर का कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट या बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, ठीक है, उसके पर्सनल काम के लिए होना चाहिए। कुछ भी जो भी ऊपर प्रोहिबिट किया था वो केस के लिए नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट है लोन शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर, वो लोन किस काम के लिए यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, बिजनेस ऑफ चिट फंड्स या निधि फंड। तो चिट फंड और निधि फंड की अगर वो बिजनेस कर रहा है आपका NRI रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव, तो उसके लिए नहीं चलेगा। और एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और रियल इस्टेट एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, ट्रेडिंग इन TDI, तो अगर ये केसेस के लिए भी आपका NRI क्लोज रिलेटिव आपसे लोन ले रहा है तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स अच्छे से कि कौन से केस में आपका जो NRI क्लोज रिलेटिव है आपसे INR में लोन ले सकता है और कौन से केस में नहीं ले सकता। देखो इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए, मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ लोन 1 ईयर है, और फिर पर्सनल काम के लिए होना चाहिए। और किस चीज़ के लिए लोन नहीं लेना है, बिजनेस ऑफ चिट फंड, निधि फंड के लिए नहीं, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन ऑफ रियल एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, ट्रेडिंग इन TDI के लिए भी लोन नहीं ले सकता, ठीक है। प्रोसीड्स में बी क्रेडिटेड टू NRO अकाउंट ऑफ NRI और PIO, ठीक है। तो उनका जो NRO अकाउंट है ना NRI का या PIO का, PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उसके अंदर वो जो आप पैसे लोन के फॉर्म में दोगे वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जो आप रेमिट करोगे। द लोन अमाउंट शैल नॉट बी रेमिटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो लोन अमाउंट इंडिया के बाहर रेमिट नहीं होगा। रीपेमेंट शैल बी फ्रॉम इनवर्ड रेमिटेंस एंड ट्रांसफर फ्रॉम NRO, NRE और FCNR अकाउंट। तो जो रीपेमेंट होगा ना, आप लोन दोगे तो ऑब्वियसली उसका रीपेमेंट होगा, तो वो रीपेमेंट कौन से अकाउंट से होना चाहिए, NRO अकाउंट, NRE अकाउंट या FCNR अकाउंट के थ्रू ही ये रीपेमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर LRS। तो क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होते हैं जो आपको LRS के अंडर फॉलो करने हैं।
Earlier reporting of LRS by authorized dealer banks was based on the declarations made by resident individuals and no independent reliable sources of variation were available. ठीक है. However, with effect from April 2018, a daily reporting system by authorized dealer banks of transactions undertaken by resident individuals has been put in place by RBI. तो पहले क्या होता था, सिर्फ ऑथोराइज डीलर बैंक्स जो भी डिक्लेरेशंस करते हैं ना रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, उसके बेसिस पे रिपोर्ट करते थे जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट था. लेकिन अप्रैल 2018 के बाद आरबीआई ने एक ऐसी गाइडलाइन लाई जिसके बाद में डेली रिपोर्टिंग होगा ट्रांजैक्शंस का ऑथोराइज डीलर बैंक के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं. ठीक है, देखते हैं वो क्या है. ऑथोराइज डीलर्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड डेली ट्रांजैक्शन वाइज इंफॉर्मेशन अंडरटेकर अंडर एलआरएस. तो ऑथोराइज डीलर्स बैंक्स जो है, ऑथोराइज डीलर्स है, उनको डेली के ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है. द रिपोर्टिंग ऑफ डेली ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिपोर्टेड ऑन XBRL प्लेटफॉर्म बाय क्लोज ऑफ बिजनेस ऑफ नेक्स्ट वर्किंग डे. तो ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना एलआरएस के अंदर, ये आप कौन से प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करोगे? XBRL प्लेटफॉर्म के. ठीक है, बाय क्लोज ऑफ बिजनेस ऑफ नेक्स्ट वर्किंग डे. तो नेक्स्ट वर्किंग डे के बिजनेस क्लोज होने से पहले आप ये रिपोर्ट करोगे. कौन रिपोर्ट करेगा? ऑथोराइज डीलर बैंक्स टू आरबीआई का ये प्लेटफॉर्म पे. नील रिपोर्ट टू बी अपलोडेड इफ देर इज नो ट्रांजेक्शन ऑन पर्टिकुलर बिजनेस डे. अगर किसी दिन कोई भी बिजनेस नहीं हुआ कुछ ट्रांजेक्शन तो नील रिपोर्ट जाएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट है द डेटा ऑन सच डेली ट्रांजेक्शन इज मेड अवेलेबल टू ऑल ऑथोराइज डीलर्स बैंक्स. ठीक है, तो ये जो डेटा रहेगा ना, जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऑथोराइज डीलर बैंक्स, वो सभी अदर ऑथोराइज डीलर बैंक्स को भी अवेलेबल रहेगा. बस बेसिकली ये जो XBRL का जो वेबसाइट है ना, उस पर जो भी डेटा सभी ऑथोराइज डीलर बैंक्स को अवेलेबल रहेगा और उनको डिक्लेरेशन डेली का करना पड़ेगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का ये चैप्टर हम यही पेंड करते हैं. लेटेस्ट सम अप में आपको यही सब समरी दिया है. ठीक है, अगर आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अभी फिर से टाइम वेस्ट नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि लेक्चर फिर और बड़ा हो जाएगा. यहाँ पे सभी वही पॉइंट्स दिए हैं जो हमने चैप्टर में डिटेल में देखे हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड एक बार MCQ कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन FATF कंप्लायंट कंट्री. तो इनमें से कौन सी FATF कंप्लायंट कंट्री है? तो इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर्म 1 रिफर्स टू व्हाट. ठीक है, तो फॉर्म 1 रिफर क्या करता है? इट रिफर्स टू कंट्रोल. ऑप्शन आपका आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल फॉर्म फॉर आउटवर्ड रेमिटेंस अदर देन इम्पोर्ट. तो ऐसे रेमिटेंसेस जो कि आउटवर्ड आप करो लेकिन वो इम्पोर्ट्स के सिवाय है, तो वो फॉर्म 1 के अंदर आएगा. फॉर्म 1 किसका? ODI वाला फॉर्म 1 है स्टूडेंट्स. यहाँ पे ODI का फॉर्म 1 के अंदर ये चीज़ें आएंगी. तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परमिसिबल पर्पज़ फॉर अ ग्रांट ऑफ लोन्स बाय रेसिडेंट टू NRI. ठीक है, तो NRI के लिए NRI को अगर लोन दे रहे हो क्लोज NRI को, क्लोज रिलेटिव को, तो किस चीज़ के लिए नहीं अप्लाई किया जाएगा अलाउ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज़. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, जो भी ठीक से पहले से लेक्चर देख रहे हैं, कि यहाँ पे ऑप्शन बी भी आएगा ना, रियल एस्टेट बिजनेस भी तो प्रोहिबिटेड था. लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, क्यों? पूरा ऑप्शन पढ़िए, एग्जाम में आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं. रियल एस्टेट बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेकन बाय NRI इन इंडिया लिखा है. इंडिया में अगर रियल एस्टेट बिजनेस का है उसका कुछ NRI का, तो उसके लिए आप कर सकते हो ना, लोन दे सकते हो. आउटसाइड इंडिया वाला रियल एस्टेट बिजनेस में प्रोहिबिटेड था ना, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए. अगर एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में वो पैसे ले रहे हैं आपसे, तो आप नहीं दे सकते. नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग इंटरेस्टेड इन ओवरसीज सब्सिडियरी शुड बी अलॉटेड शेयर्स विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 डेज़ के लिए, 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको वो शेयर्स अलॉट होने चाहिए जो भी अपने ओवरसीज सब्सिडियरी में डाले पैसे हैं. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ परमिसिबल सीलिंग फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल मेकिंग इन्वेस्टमेंट अंडर LRS आउट ऑफ बैलेंस ऑफ RFC अकाउंट्स. ठीक है, तो क्या परमिसिबल सीलिंग है जो कि LRS के अंडर आप इन्वेस्टमेंट करते हो रेसिडेंट इंडिविजुअल आउट ऑफ बैलेंसेस ऑफ RFC अकाउंट. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 मिलियन का सीलिंग है. ठीक है, RFC अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो स्टूडेंट्स
आज का चैप्टर हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आपके मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आपको कई ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।